मैंने कैसेट प्लेयर उस ज़माने में बनाए हुए हैं जब होते नहीं थे। ट्यूबों का रेडियो चला करता था उस ज़माने में। क्या होता था, हम तरसते थे, मतलब हमें काम मिल जाए, हमें काम मिल जाए। सेटअप तो हमने बना लिया। वो इंसान शब्द बोलता है हाँ। या वहाँ शब्द जो बोल रहा होता है वो संगीत में बहुत 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 ज़्यादा अपना तजुर्बा रखते हैं, लेकिन वो कभी भी प्राइवेट फंक्शन में या कहीं पे गाते नहीं हैं। वो सिर्फ गुरुद्वारे के लिए ही काम करते हैं। आम आदमी को पता है क्या डर रहता है? ये रहता है कि उच्चारण कहीं गलत ना हो जाए। कई लोग जो वर्ड्स होते हैं, हाँ, कई लोग गुरबानी आज के भी जो वर्ड्स हैं वो गलत ना हो जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट जेंजी के गाने हैं वो तो लगता है कि पता नहीं ऊपर से ही जा रहे हैं। सो मतलब टाइम मिलता था। इवेंट लाइन में आपने कहा कि इवेंट जी। लाइन में भी काम किया। सो इवेंट्स में आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना या कॉर्पोरेट शोज जिसे बोलते हैं हम लोग अब कई लोग देते ही नहीं, भूल ही जाते हैं कि हाँ भी पेमेंट भी देनी है, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद पेमेंट का नाम ही नहीं लेते, फिर गायब हो जाते हैं, फ़ोन ही बंद हो जाते हैं, फ़ोन चेंज कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे साथ एक और पॉडकास्ट में, जहां पर मैं मिलूंगा एक ऐसे इंसान से जिसके साथ बहुत सारी मस्ती और धमाल आपके सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, sugandha.com के साथ sugandha.com एक ऐसा वेबसाइट जहां पर आप टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। फर्स्ट रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द sugandha.com और इजीली आप कनेक्ट हो सकते हैं अपनी चॉइस के टीचर्स के साथ, अपनी चॉइस के स्टूडेंट्स के साथ। और ये सब इतना ही नहीं, वहाँ आप अपनी चॉइस के साथ साथ अपने विषयों के बारे में, अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं या फिर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बंगाली पढ़ना चाहते हैं, वहाँ हर तरह के आपको टीचर्स उपलब्ध रहेंगे। अपनी चॉइस के साथ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप अपने लिए अपना टीचर भी चूज कर सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। सो इजीली आपको करना क्या है, सिर्फ www.sugandha.com पे आना है और रजिस्टर करना है। साथ साथ आपके लिए वहाँ पर ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी है स्टडी मटेरियल्स के रिलेटेड। सो मौका है आपके पास जुड़ने का sugandha.com के साथ। तो मैं क्या, सत श्री अकाल पाजी। तो आज स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस शो में, जहाँ पर एक नया ब्रॉडकास्ट इस वक्त आपके सामने आने वाला है। इस ब्रॉडकास्ट बोलें या पॉडकास्ट बोलें, दिल से लगने वाली बातें हैं, कहीं ना कहीं दिल तक जाएगी, क्योंकि आज पंजाबियों की शान हमारे साथ मौजूद है, खुर्शीद सिंह। क्या बात है। तो ये खुर्शीद सिंह जी जो हमारे साथ हैं, मैं बता दूं कि ये एक महान हस्ती हैं, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। वो स्टोरी जो म्यूजिक से शुरू होती है। और ये म्यूजिक के दौर में कब से आपका आगमन हुआ, कहाँ बचपन से ऐसा था कि म्यूजिक से जुड़ना था या फिर बिजनेस के आइडिया से आगे बढ़ना था? जी, मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में कि मैं बचपन से ही जो है मैं म्यूज़िक में ही था। और वो इसलिए म्यूज़िक में था क्योंकि मेरी मदर जो है वो एमए इंस्ट्रूमेंटल हैं सितार में, और हमारे घर में जो है इस तरीके की क्लासेस चलती रहती थी, जिसमें जो गुरुजी उनको सिखाने के लिए आते थे वो मेरे को भी ज़बरदस्ती सिखा के जाते थे। ज़बरदस्ती, यस। मतलब आपका रुझान जो था वो शुरू से किस फील्ड में रहा? पहले ऐसा टाइम होता था ना, जब वो आते थे ना सिखाने के लिए, तो वो शाम का टाइम होता था। और शाम के टाइम में क्या होता है कि बच्चों को, आपको मालूम ही, खेलने की वो होती है। और पुराने टाइम में तो नेचुरली कोई अपने मोबाइल शोबाइल या ऐसी वीडियो गेमें तो थी नहीं, तो फिज़िकल प्लेइंग हुआ करती थी। ग्राउंड में जाके हम लोग फिज़िकल खेलते थे। तो वो टाइम होता था, इसलिए मैं भागता था और वो ज़बरदस्ती मेरे को पकड़ के जो है ना सिखाते थे। क्या सिखाते थे? तबला सिखाते थे, हारमोनियम सिखाते थे, और ज़बरदस्ती मेरे से थोड़ा बहुत गवाते भी थे, जो सरगम। तो मैं ये समझता हूँ, आज मैं ये समझता हूँ, ये बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए उस टाइम कि मैं ये सब सीखा, और उसी सीखने की वजह से मैं यहाँ तक जो है पहुँच पाया हूँ। तो सीखते सीखते मैं फिर अपनी मदर को प्रैक्टिस भी करवाने लगा तबले में। तो फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते स्कूलों में भी गाने लगा। अपनी स्कूल में हर एनुअल फंक्शन में मेरा गाना होता ही था। हर उस कल्चरल एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व रहता था। जहाँ तबला बजाने की बात आई वहाँ मैं, जहाँ हारमोनियम बजाने की बात आई, खुशजीत सिंह, चलो जी। मतलब क्लास लग रही है, स्कूल में क्लास चल रही है और खुशजीत सिंह को बुलाया जा रहा है, भाई आ जाओ प्रैक्टिस के लिए। तो वो स्कूलों तक में, मतलब मैं इतना मशहूर था अपने हर। मैं वैसे OLF आवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट स्कूल्स न्यू कॉलोनी में बहुत माना हुआ स्कूल हुआ करता था पहले, और दैट वाज वन ऑफ द टॉपेस्ट स्कूल इन गुड़गांव। तो मैं उसका पढ़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर मैं उनकी बैंड की टीम में भी था,
और उनके कल्चरल एक्टिविटी में भी था, हर चीज़ में मतलब मैं आगे रहता था हमेशा। तो म्यूज़िक तो खैर मेरे बचपन से मेरे अंदर है। और फिर आप समझते हैं कि जैसे जैसे जिम्मेवारियाँ आगे बढ़ती हैं उस हिसाब से फिर सब चीज़ बाइफरकेशन हो जाता है कि बड़े हुए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स किया। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स करके हमने उसमें भी बहुत अच्छी मतलब काबिलियत हासिल करी और बहुत मशहूरी पाई। जो चंडीगढ़ में हमारे गुरुजी हुआ करते थे, इवन वो भी कहीं स्टकअप हो जाते थे ना, तो वो मेरे साथ सलाह करते थे और वो अपना इक्विपमेंट जो भी था वो मेरे पास भेजा करते थे और मैं 100% उसको ठीक करके देता था। और क्या बताऊं आपको कि मैंने कैसेट प्लेयर उस ज़माने में बनाए हुए हैं जब होते नहीं थे। बॉम्बे से सामान मंगवा के खुद कारपेंटर के पास बैठ के कैबिनेट बनवा के उसमें मैं कैसेट प्लेयर बनाया करता था। तब कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं होते थे सर वो कैसेट प्लेयर्स, उसके बाद आने शुरू हुए। सन की बात बता रहे हैं? ये काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ। व्हेन आई वाज अराउंड 16 to 17 ईयर्स ओल्ड एंड नाउ आई एम 57 ईयर्स ओल्ड। मतलब शुरू से ही आपके पास तो- इतनी कला थी कि आप अरे जब हम गुड़गांव में पहले हुआ करते थे ना, तो ट्यूबों का रेडियो चला करता था उस ज़माने में, ट्यूब वाला रेडियो। वाला रेडियो सबसे पहली कमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। करके जरूर बताइएगा, अपने दादा से पूछ के बताइएगा, पापा से पूछ के बताइएगा। ये कौन सा वाला रेडियो बताया आपने? ट्यूब ट्यूब वाला ट्यूब रेडियो। के साथ बनता था, वो ट्यूबें लगती थी उसमें। जी। और वो सबसे पहला प्रोजेक्ट था मेरा, गुड़गांव में मैंने किया था जब मैं ओएलएफ में पढ़ता था। और बाल भवन सेक्टर 4 में है, गुड़गांव में बाल भवन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स होता था, उसमें मैंने वो ट्यूबों वाला रेडियो बनाया था। ये ट्यूब वाले रेडियो में खासियत वो क्या थी? इसमें एक कुछ एक सॉलिड स्टेट होता है और दूसरा मैं अब पता नहीं भूल रहा हूँ, इट हैज़ बीन सो लॉन्ग, पता पीरियड इतना हो गया है। उसके अंदर मरकरी करके कुछ होता था क्या? कुछ उसके अंदर ना हरी सी लाइट हरी भी सी जलती लाइट थी होती और थी। लाल लाल हाँ, फिलामेंट यार, जलते थे मेरे उसके को भी अंदर। इसके यस, बारे में थोड़ा सा पता है क्योंकि प्रोफेशनली पता नहीं ईएल पता नहीं ऐसे करके कुछ नाम हुआ करते, इतनी इतनी सी ट्यूब होती थी मैं वो। उसको क्लियर कर देता हाँ। हूँ। ये मरकरी वाली लाइट वाला जो बता रहे हैं सर, ट्यूब वाला, ये एक बहुत पुराना रेडियो है और बहुत इंडस्ट्री में आज पता नहीं कितने लोगों के पास होगा भी। आज प्रीमियम रेट है उसका, बहुत प्रीमियम रेट है, मिलती नहीं वो चीज़। मिलता नहीं है वो रेडियो। हाँ, नहीं मिलता। और उसके अंदर जो मरकरी लगी है उसके अंदर एक ग्रीन सी लाइट जलती थी। हाँ, वो ग्रीन भी जलती है और रेड भी जलती है उसके अंदर। और उसके आज की डेट में बहुत बहुत ज़्यादा दाम है बिकॉज ऑफ दिस लाइट। वर्किंग में मेरे ख्याल से अभी मिल जाएगा वो, मेरे ख्याल से। हाँ, जरूर मिलेगा, किसी ना किसी के पास वो आप कई ऐसी शॉप्स हैं जो। आज भी आपको वो कला मालूम है बनाने नहीं, कला तो मालूम है बट अब मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि उसको मैं भूल चुका हूँ। की? ये उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में सॉलिड स्टेट रेडियो भी बनाए। अच्छा। हाँ, वो एल प्लेट हुआ करती थी, तो एल प्लेट में पार्ट्स लगा के कॉइल लगा के ट्यूनिंग करके अपने रेडियो फर्स्ट क्लास। फिर मैंने पॉकेट वाला भी बनाया। ये मेरे पहले प्रोजेक्ट से जब मैं सीखता था इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। उसके बाद मैंने एक कैसेट प्लेयर बनाया जिससे हम सीखते थे। वो उन्होंने इतनी तारीफ़ करी ना उसकी, उसका पंच उस ज़माने में ऐसा होता था, हम जब सोफे पे बैठे हैं ना ये, तो जैसे ही कोई पंच वाला या बैंड की कोई ड्रम की बीट बजती थी तो गद्दी में से जो है ना वाइब्रेशन होती थी, टक। इट वाज सो अमेजिंग। मेरे फादर ने ना उसको सुन के उनको बिठाया, उनको सुनाया। उस ज़माने में पता नहीं कितने 100 के नोट निकाल के दे दिए मेरे को इनाम में कि यार दिल खुश कर दिया तूने। ये यूनिक बातें हैं। ये प्रोत्साहन है, ये प्रोत्साहन मिलता है इससे, आप और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो मैं इसी तरीके से बढ़ता गया। नाम मेरा काफ़ी हो गया था चंडीगढ़ में भी। आपको मैं जानकारी के लिए भी बता दूं कि पंजाब के उस टाइम जो एडीजीपी थे, उनके साहबजादे जो हैं वो कैसेट प्लेयर ढूंढ रहे थे। उस ज़माने में चलते थे वीडियोकॉन के बड़े बड़े बक्से से चलते थे, बॉक्स डबल कैसेट प्लेयर वाले होते थे वो। और वीडियोकॉन था, बीनाटोन था और पता नहीं कौन कौन सी कंपनी थी। ठीक है जी। उन्होंने जब मेरा सुना ना बना हुआ तो उनको कुछ भी पसंद ना आए। घर वाले कहे नहीं ब्रांड ले, लड़का कहे नहीं मैं लेता नहीं। तो ऐसा हुआ, तो उनको मैंने ऐसा एक ज़बरदस्त आइटम बना के दी। ब्रांड लेना इतना आसान था जैसे आप इतना इजीली आप अपने कोई भी प्रोडक्ट को नहीं, अब जैसे register वीडियोकॉन करा था, बीनाटोन था और कोई बनाता ही नहीं था। दो। जो आपने बनाया उसके लिए आपको बोला गया कि ब्रांड ले लो, ब्रांड अपनी बना लो कोई। नहीं, ब्रांड नहीं। उनके घर वालों ने बोला बेटे ब्रांड खरीद लो आप वो लोकल के चक्कर में क्यों पड़ते हो। मगर लोकल जो मैंने उनको बना के दिया, जो उसकी आवाज़ थी ना, वो ब्रांड को आप कहीं टिकता नहीं उसके सामने। ओके। तो मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफिक इक्वलाइज़र, कैसेट प्लेयर, रेडियो, उसमें सब कुछ दिया। अरे दोस्त वर मतलब डेज़ के लोगों को बहुत पसंद आता था। तो हमारा करा हुआ काम
और नेचुरली हम जो करते हैं काम वो आज की डेट पे भी ऐसा ही करते हैं कि पसंद आए। तो हम आज के ज़माने में और आज उसके बाद फिर जो है चंडीगढ़ से मैं शिफ्ट हो गया वापस से गुड़गांव। गुड़गांव में आके मैंने फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम शुरू किया। उसके बाद करते करते मैंने डीजे का काम शुरू किया। तो डीजे का काम तो आपका 1997 1999 में 98 में मैं आया था। 99 में मैंने खुद स्पीकर बॉक्स बनाए। लकड़ी अपना मैंने ली गफ़ार मार्केट के यहाँ से, करोल बाग कहते हैं उस जगह को, वहाँ से लकड़ी ली स्पेशल वुड जो स्पीकर के लिए यूज़ होती है, और ख़ुद अपने घर पे उनको ठोक पीट के बनाया। कारपेट चढ़ाने के लिए किसी को बुलाया, स्पीकर स्पाकर बनवाए, सब खुद ही असेंबल किया। सच बताइए, घर में जब आप ऐसा सब कुछ लेकर आए और सामान लेकर आए, तब बच्चे तो छोटे छोटे हुआ करते बहुत हैं, छोटे छोटे थे तो तब। फिर ये ऐसा ठोक पीट और सब कुछ और काम था ना। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आपने मेरे को बताया कि वाइफ आपकी डॉक्टर है। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं है वो, डॉक्टर नहीं, सी जस्ट मैनेजेस अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, हाँ, उसको मैनेज करते तो हैं। एक जो लेडी जो ऑफिशियल वर्क कर रही हैं या ऑफिस में, तो ऐसा लगता नहीं कि घर में आके कोई ठोक 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 करता नहीं, ये रहे? तब ऐसा नहीं था। अच्छा, तब शी वॉज नॉट इन दैट। तब तो बच्चों की ही देखभाल हो रही थी। शी वॉज अ हाउस वाइफ, Okay. बट शी यूज टू हेल्प मी इन माई वर्क, क्योंकि डीजेस का काम इतना ज़्यादा होता भी नहीं था। तो हम बहुत खुश होते थे हमारे को। सपोर्टिंग आपको शुरू से मिला। हाँ, वो सब Marriage के बाद। शुरू से। That's और क्या होता था, हम तरसते थे, मतलब हमें काम मिल जाए। सेटअप तो हमने बना लिया, एक काम महीने का मिल जाता था, हम बड़े खुश होते थे वो काम करके भी, और खुद ही हम सामान उठा रहे होते थे, खुद ही कर रहे होते, खुद ही बजा रहे होते। तो एक दिन ऐसे करते करते ऐसा दिन आया कि हमारी प्लेइंग लोगों ने मतलब समझी और बहुत सराहा, और मतलब मार्केट में ऐसी धूम मच गई एक बार कि भाई सरदार जी से काम करवाना है, सरदार जी से, क्योंकि हमारा स्पीकर बॉक्स इतना बड़ा हुआ करता था कि किसी के पास था ही नहीं। तो ये इस चक्कर में लोग हमारे पास आते थे। कई जगह मशहूरी आई कि भाई सरदार जी से काम कराना है। पलवल से आ रही है कॉल, अपना सोहना से आ रही है, ताड़ू से आ रही हैं कॉल्स, मतलब बहुत दूर दूर से। और हमारा जो हमने नाम रखा था अपनी फर्म का, उस नाम के लोगों ने 2-3 और खोल के बैठ गए लोग। जैसे हमने रखा था DJ 5000, तो किसी ने रख दिया SR DJ 5000, किसी ने रख दिया कपिल DJ 5000। तो मतलब बिज़नेस ऐसे ग्रैब होना शुरू हुआ कि DJ 5000 का नाम जो है ना इतना पॉपुलर हो गया, तो लोगों ने उस नाम से अपने काम खोल दिए। तो करते करते चलो हम तो बढ़ते गए, हमारा लेवल इंक्रीज़ होता गया। हमने सिस्टम भी चेंज कर दिया अपने, और बड़े बड़े शोज़ भी करने शुरू कर दिए, साउंड का काम भी शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि गुड़गांव में जो है, जैसे साउथ सिटी में एक गुरुद्वारा है, साउथ सिटी का 7 संगत है साउथ सिटी 1 में, उसमें जो साउंड लगा हुआ है, निष्काम सेवा है मेरी तरफ से उनके लिए। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो दे कॉल मी अप फॉर दैट, और मैं निष्काम जाके उनका जो भी प्रॉब्लम होता है सॉल्व कर देता हूँ। और उसके अलावा कभी कोई बड़े समागम होते हैं तो उसमें वो साउंड मेरे से ही लेते रहे हैं, और कोई ऐसा रागी नहीं होगा जिसने हमारी साउंड पे कीर्तन नहीं किया होगा, और हर कोई तारीफ़ करके जाता था। मैं यही चाहता हूँ कि मैं किसी को काम दूँ, ये ऐसा काम दूँ कि वो तारीफ़ ही करे। भाई पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इज्जत कमाना बहुत ज़रूरी होता है, पैसा तो अपने आप आता है। ठीक है, तो मैं वापस आपको म्यूज़िक की तरफ ले जाना चाहता हूँ, और उससे पहले मेरे पास जहन में जो अभी सवाल आ रहा है, और सवाल सिर्फ इतना सा है, जो शब्द होता है, जिस शब्द को हम गुरुद्वारों में अक्सर जाके सुनते हैं, जहन में उसको रख कर आप वहाँ जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और कई बार कुछ शब्द जैसे गुरुद्वारे में अलग अलग जगहों पे मैं गया हूँ, वहाँ पर उसे अलग अलग तरीके से 3 भाषाओं में भी लिखा होता है कि जो शब्द उस वक्त उच्चारण किया जा रहा है वो स्क्रीन पे उसी वक्त आ जाता है। यस। क्या ये पहले के टाइम में भी ऐसा गुरुद्वारों में होता था? नहीं, पहले नहीं होता था, ये अभी शुरू हुआ है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी एक जो है ना उपलब्धि है। टेक्नोलॉजी भी है और उपलब्धि भी है। मतलब सबके जो थॉट्स हैं, मतलब कि भाई पब्लिक को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि कीर्तनीय आते हैं, उन्होंने अपना शब्द पढ़ा, मगर जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी साथ साथ पढ़ना चाहें तो उस डिस्प्ले से वो लोग देख करके पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। उसमें
2 या 3 लैंग्वेजेस में आता है, पंजाबी में भी आता है, हिंदी में भी आता है, और नीचे नीचे छोटी लाइनें इंग्लिश में भी चलते हैं। तो इट इज़ मेंट फॉर ऑल, जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ के वो भी ठीक। मतलब वहाँ पे उनका मैंने- साथ दे मैंने सकते ये भी हैं। सुना है कि जो इंसान शब्द बोलता है हाँ या वहाँ शब्द जो बोल रहा होता है, वो संगीत में बहुत 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 ज़्यादा अपना तजुर्बा रखते हैं, लेकिन वो कभी भी प्राइवेट फंक्शन में या कहीं पे गाते नहीं हैं। वो सिर्फ गुरुद्वारे के लिए ही काम करते हैं, और कभी भी उनको अगर कहीं लगता है कहीं पे भी, तो वो लोगों को शिक्षा भी देते हैं, समझाते भी हैं सुर जी। के बारे में। क्या जी, जी। वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? जी, या जी, जी। म्यूजिक के जो नॉलेज है वहाँ से ऐसा उनसे भी होता लेना है, ऐसा भी होता है। जैसे होता है? मान लो मैं ही चाहूँगा कि अभी मेरे को भाई एक शब्द तैयार करवा दो, है ना, तो मैं रागी से ही बोलूँगा, जो रागी हैं वहाँ के, और वो अपना टाइम देंगे उसको तैयार कराने के लिए। ऐसा नहीं है वो मना कर देंगे, मतलब उनसे भी सीखने को मिलता है। हम आम आदमी को पता है क्या डर रहता है? ये रहता है कि उच्चारण कहीं गलत ना हो जाए। कई लोग जो वर्ड्स होते हाँ, हैं, कई लोग गुरबानी आज के जो भी- वर्ड्स हैं वो गलत ना हो जाएं। वो गलत होने से वो इम्प्रेशन भी गलत पड़ता है। कई जगह बोलते हैं ना, सलगम भी बोल देते हैं लोग, सलगम भी बोलते देते हैं, सा और शाह की पकड़ नहीं होती है। कई जगह वर्डों के उच्चारण में जल्दबाजी में हम बोल देते हैं। बट ये वही बोल सकता है, मगर रागी ऐसा गलती नहीं करते हैं। रागियों की उनको उपलब्धि, वो जो औहदा है वो ऐसे ही मिलता है उनको जब वो ठीक से करते होते हैं। ऐसे नहीं किसी कच्चे आदमी को नहीं लगाया जाता है ना, क्योंकि वो फिर मैसेजेस गलत जाते हैं उस चीज़ के। तो जहाँ तक सवाल है कि सीखने का, तो संगीत अलग अलग तरीके से है। शब्दों में भी संगीत ही है, आपके भजन्स में भी संगीत ही है, अपने जो गाने हैं उनमें भी संगीत है। तो संगीत सरगम सब जगह है, बस भाव अलग अलग है। कोई आपके सिख धर्म के लिए है, कोई आपके हिंदू धर्म के लिए है, कोई आपके मुस्लिम के लिए है ना। और बाकी तो जो पिक्चर बनती हैं हमारी, उस सीन के अकॉर्डिंगली गाने गाए जाते हैं। रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी जी और किशोर कुमार जी, अपना मुकेश माथुर जी, है ना, ये सब लोग, और भी बहुत सारे सिंगर हैं, हेमंत जी, बप्पी दा हैं, और लता मंगेशकर जी हैं, उषा तिमोथी जी हैं, और आशा भोसले जी हैं। मतलब बहुत सिंगर्स हैं जिन्होंने अपना भी योगदान बहुत दिया, और उन्हीं के गानों से जो है ना हम बचपन में सुनते सुनते इंस्पायर होते हैं कि मैं भी गाऊँ, मैं भी गाऊँ। आज तो हमारे लिए इतना आसान हो गया है कि कोई भी अगर गाना चाहे तो आपको कैराओके के नाम से ट्रैक्स मिलते हैं, आप वो ट्रैक यूट्यूब में लगाइए और गाइए। गाइए। लेकिन हाँ, जब और आपके साथ मैंने काम किया है जिंदगी जी में, जी जी और सही मायने में आपको समझने की कोशिश करी, जी तो यहाँ मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपने जो 17 साल उस इंडस्ट्री को दिए जहाँ पर और डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, अब उसके बाद की लहर जो आपने 90s से पहले के आपने बोले जो 90s की लहर आई, उसमें उदित नारायण साहब हो गए, इनके अलका याग्निक हो गई, तो ये जो एक नया दौर वाले जो गाने मिले, और उसके बाद जो नेक्स्ट जेंजी के गाने हैं वो तो लगता है कि पता नहीं ऊपर से ही जा रहे हैं। देखिए, वो मेरे तो सच में मैं बताऊं, मेरे तो ऊपर से ही जाते हैं, और उनको गाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो आर्टिस्ट ने इतनी कलाकारी भर रखी है कि वो बहुत मुश्किल है उस तक पहुंचना। एट दिस एज आई एम हैप्पी सिंगिंग दीज रेट्रो नंबर्स। हाँ, ओनली रेट्रो, बट नो डाउट देर आर वेरी सॉफ्ट नंबर्स जो उदित नारायण जी के भी गाए हुए हैं, मैं गा सकता हूँ वो भी। और भी कई सिलेक्टिव सॉन्ग्स हैं, नई मूवीज़ के गाने हैं, मैं गा सकता हूँ, कर रहा हूँ मैं तैयार उनको। बट कैरोके अवेलेबिलिटी ऑफ गुड कैरोके ट्रैक्स होना चाहिए, तो वो अगर नहीं मिलता तो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन वापस चलते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की बातें तो अब ख़त्म हो गई हैं, नहीं, अब अगर गुड़गांव की चंडीगढ़ बातें से हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यहाँ पर एक गोल्डन माइक है। हाँ, यस, गोल्डन माइक की कहानी, जैसा कि आप सॉरी देख सॉरी रहे हैं, आई फॉरगॉट टू, इस माइक को देखने के बाद आपको एहसास होगा, और इसकी कहानी अगर इसको लेने वाला अपनी जुबानी सुनाए तो इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, मैं ये भी आपसे साझा करना चाहता हूँ कि वहाँ पे हमने एक्चुअली ना, जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन जूम मीटिंग के ऊपर बहुत इस तरीके के ग्रुप्स बन गए थे। अभी तो हम बैठक के नाम से करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, होटल में प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पर हम गाते हैं, सब आपस में 30-35 पीपल जो है प्रोग्राम करते हैं। वेयर एज इन जूम इट यूज़ टू बी सेम, बट वो नेट की कनेक्टिविटी के साथ हम लोग आपस में सब लोग करते थे,
और टर्न बाय टर्न, जैसे अमित जी ये बोल रहे हैं, इसी तरीके से उस ग्रुप में एक हेड करते हैं उस प्रोग्राम को, और उस तरीके से हर एक का नंबर आता है, उस नंबर के हिसाब से वो लोग पेश करते हैं। तो मैं भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ था 2 ग्रुपों के साथ। आज अच्छे मतलब ग्रुप हैं, वो रेनॉन्ड 5 ग्रुप्स साल हैं। पहले की बात है जब भारत में कोविड जो हाँ, है यस, यस, बहुत यस। ज़्यादा जी। सक्रिय था, और उस वक्त सबको ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या आने वाला है। हाँ। और इसमें म्यूजिक इज़ द पावर ऑफ सोल, कि कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ाव हर एक इंसान का म्यूजिक के साथ था। तो क्या हुआ कि ये कराओके फ्यूजन क्लब चंडीगढ़, कराओके फ्यूजन क्लब ने एक ऑर्गेनाइज़ किया प्रोग्राम बहुत ही बड़े लेवल पे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बुलाए, सेलिब्रिटी भी बुलाए, और उसमें हमने भी गाने गाए। तो ये जो एक ट्रॉफ़ी है ये मेरे को दी गई थी। मैंने किशोर कुमार जी का एक गाना गाया था, सुरमा मेरा निराला, जिसमें यूडलिंग है काफ़ी ज़्यादा। और जब हम उसकी रिहर्सल करने गए थे तो मैंने ऑर्गेनाइज़र से बोला था, मैं कहा अगर ये गाना आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप मेरे को बताओ, मेरे पास और कई गाने हैं, मैं वो गाता हूँ। दे सेड नहीं 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 नहीं, आपने यही वाला गाना गाना है, और यही सबसे हट के गाना है, आपने वही गाना है। तो मैंने इस पे इतनी रिहर्सल करी, और शिवालिक पब्लिक स्कूल है मोहाली में, उसके ऑडिटोरियम में हमने ये प्रोग्राम किया था और मैंने गाया था। और ये मेरे को ट्रॉफ़ी दी गई थी, डॉली गुलेरिया जी ने दी थी ट्रॉफ़ी मेरे को। और ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो डॉली गुलेरिया जी हैं, ये हमारे पंजाबी फोक सिंगर सुरिंदर कौर हुआ करती थी, उनकी बेटी हैं। और ये भी बहुत, ये सेलिब्रिटी हैं, ये भी बहुत अच्छा गाती हैं, और पंजाबी फोक में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो ये तो थी हमारी चंडीगढ़ की बात। तब मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो चुका था, बट मैं स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए, कराओके फ्यूजन क्लब के लिए मैं वहाँ गया था। तो ये है चंडीगढ़ की लास्ट बात है जी। अब आ जाते हैं गुड़गांव में। अब गुड़गांव में मैंने जब 1999 में डीजेस का काम शुरू किया, अभी तक है मेरा वो काम। मैं इवेंट्स भी करता हूँ, और आज से मतलब 8 साल पहले तक जो है मैं खुद प्लेइंग करता था। आई वॉज अ डिस्क जॉकी। उस वक्त के डेस्क के बारे में अगर हम बात करें और आज का जो दौर है, क्या अभी भी डेस्क जाना होता है? डिस्क जॉकी इज़ बेसिकली जो हम सीडी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क। ओके। इट इज़ नॉट अ डिस्क क्लब। नहीं, क्लब वाली नहीं, क्लबिंग करना क्लबिंग या दैट इज़ वॉर ऑफ डीजे पे जाना? नहीं, वो मैं इस टाइप कभी भी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं वॉर ऑफ डीजे में जाऊं, क्योंकि मेरे पास काम ही इतना होता था कि मेरे को रेस्ट करना भी बड़ा मुश्किल मतलब टाइम मिलता था। इवेंट लाइन में आपने कहा कि इवेंट जी। लाइन में भी काम किया। सो इवेंट्स में आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना, या कॉर्पोरेट शोज जिसे बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, मैं जी, कॉर्पोरेट शोज में अच्छा लगता है या फिर वेडिंग इवेंट्स ज़्यादातर? देखिए, हम हर तरीके का शो करते हैं। तो इवेंट्स तो जो हैं हमने कॉर्पोरेट के भी करे हुए हैं, हमने मैरिजेस के भी करे हुए हैं, और जैसे अब सोसाइटीज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, उनके भी इवेंट्स होते हैं। तो हर त्यौहार के ऊपर इवेंट होता है। तो हमारा मोटिव तो ये रहता है कि हमें जिसने भी काम दिया है उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए। वो कैसे बढ़ेगी? हम अच्छे से काम देंगे, फुलफिलमेंट उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफ़िल करेंगे, टाइम से सब कुछ होगा, तो ही आपको इज्जत भी मिलेगी, पैसा खुद आएगा। बट इस फील्ड में लोग ऐसे भी हैं जो काम करवा लेते हैं और उसके बाद पेमेंट्स के लिए फिर पीछे भगाते हैं, ऐसा भी है। तो कहने का मतलब ये हर प्रकार के लोग हैं। कई लोग तो देते ही नहीं, भूल ही जाते हैं कि हाँ भी पेमेंट भी देनी है, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद पेमेंट का नाम ही नहीं लेते, फिर गायब हो जाते हैं, फ़ोन ही बंद हो जाते हैं, फ़ोन चेंज कर लेते हैं। छोटी छोटी मतलब पेमेंटों के पीछे लोगों का ज़मीर ऐसा हो जाता है कि वो लोग अपना फ़ोन ही चेंज कर लेंगे या फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। ये चीज़ हमें तंग करती है थोड़ी सी। और हमारी ही फील्ड के जो लोग हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो इतना मर के काम करते हैं और क्वालिटी देते नहीं हैं, और इस डीजे की फील्ड की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। क्लाइंट आपसे ज़्यादा डिमांड्स भी करते हैं कि मतलब वही कम मेरे पैसे पास में बहुत सारी चीज़ें दे दो। मेरे पास जो है, मेरे पास क्रीम क्लाइंट है,
जिसे काम चाहिए अच्छा, काम चाहिए अच्छा, पैसे। कई ऐसे जो क्रीम क्लाइंट तो पैसे वैसे नहीं देखते, वो ये देखते हैं हाँ भी ये इतने साल से कर रहे हैं काम और सारे सक्सेसफुल शो हैं, कई लोग ये देखते हैं। कई लोगों को बॉदरेशन नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो वही बंदा हमारे को काम देता है और हम एकदम फर्स्ट क्लास करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और ये भी बता दूं कि गुड़गांव की लाइट एंड साउंड एक एसोसिएशन बनी हुई है। Okay. उस एसोसिएशन में मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है जी। और ये सब जो है मतलब कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि हमें आपस में बैठ के डिस्कस भी करने होते हैं। तो हम लोग पुराने लोग हैं यहाँ पे और इसलिए हमें ये ओहदे भी मिले हुए हैं और हम समझते भी हैं सब बात। सच बताऊं, 2015 में मेरी मदर की डेथ हुई थी और मैं उससे पहले से भाई के साथ जुड़ा पड़ा हूँ, ठीक है। मतलब गुड़गांव में 14 दिन मेरी मम्मी जो है इधर पारस हॉस्पिटल में रही थी, तब भी मैं इनके टच में था। मैं गया नहीं कभी, समझ रहे, टच में था। तो मुझे ये पता था कि मैं पारस आया हुआ हूँ तो गुड़गांव में कौन है सरदारा कि मैं जिसको एक झटके में बुला सकता हूँ, रुला रो सकता हूँ जिसके कंधे पे, तो वो वही भाई थे। कि मेरे को पता था, मैं रात रात तक, मतलब मम्मी आईसीयू में है, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं रात तक बात करता था इनसे। और रात को अपने घर में अब मुझे फील होता है, उस वक्त मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मुझे पता है कि एक आदमी को जब कोई बंदा रात को फ़ोन करता है और अपने रो रहा होता है या बात कर रहा होता है, तो उसकी वाइफ हमेशा कहती है अरे किससे बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या है, अपने घर की शांति क्यों भंग कर रहे हो, आराम से अपना चिल मारो, है ना। हर औरत यही चाहती है। लेकिन बॉय भाई ने कभी रात के टाइम में भी मेरे को ऐसा फील नहीं होने दिया। जब मैं बात कर रहा हूँ रात को, मैं अनूप ये तीनों जैसे बात कर रहे हैं, यार दवाइयाँ इस टाइम पे इतनी कहाँ से लूँ, ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं पारस वाले, मैं करूँ कहाँ, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या बात हो रही है, रात रात में डिस्कशन हो रहा है हमारा। तो सर सवाल मेरा सिंपल सा है कि जब आपने बताया कोविड के टाइम पे, तो क्या कोविड के टाइम पे जो आपने नया कुछ ट्राई किया, क्योंकि हर लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा था, कुछ लोग सब्जी काट के भी खुश हो रहे थे, कुछ लोग दुनिया को काट रहे थे अलग अलग तरीक़ों से, है ना, नेट के ज़रिए क्लबिंग करके, और लोग पैसे भी ले रहे थे उस वक्त। ऐसा नहीं है, कोविड में कई लोगों ने पैसे भी कमाए हैं। तो जी। आपका वो समय जो कोविड का था वो कैसा बीता? जी, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि कोविड का टाइम हमने कैसे निकाला। देखिए, कोविड के टाइम में एक तो हम सारे बंदी बन गए घर में, सही बात है जी। और उसके बाद जैसे मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ और गाना गाने का मेरे को काफ़ी शौक़ था, तो मैं अपनी गाड़ी उठाई, गोडाउन से 2 स्पीकर लाके मैंने रख ली घर पे। मैंने कहा अब हम गाने गाएंगे। तो हमने क्या किया, बालकोनी में स्पीकर निकाल दिया एक, और एक अंदर अपने कमरे में रखा और गाना शुरू। और मैं कहता हूँ सोसाइटी वाले इतने खुश हुए कि वो डेली इंतज़ार करें भाई अब ये गाने की आवाज़ आएगी, अब शाम को आवाज़ आएगी गाने की। तो हम ऐसे ही अपना टाइम पास करते रहे। प्लस हमने R&D भी करी, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक हमने एम्पलीफायर तैयार किया। बिल्कुल रॉ मटेरियल ऐसा था जैसे, मतलब क्या बताऊँ, L एंगल होता है ना लोहे का, जो वॉश बेसिन के नीचे लगाया जाता है, क्या? उसको काट के मैंने फ्रंट पैनल बनाया उसका और उसमें वॉल्यूम कंट्रोल्स लगाए। टूल्स की कमी नहीं है मेरे पास। तो मार्केट में दुकानें तो सब बंद थी, कहाँ से लाए सामान। वो एक एंगल मिल गया हमें पड़ा हुआ, हमने काट पीट के उसका पैनल बना दिया। पैनल बना के जो सामान पड़ा हुआ था उसी को जोड़ जाड़ के हमने एक एम्पलीफायर बना दिया, और वो कसम से इतना शानदार बना कि मज़ा ही आ गया। और जो मेरे पास बाज़ार की खरीदी हुई ट्रॉली थी वो प्लास्टिक कैबिनेट में थी। स्पीकर उसमें इतना बड़ा लगा हुआ, 15 इंच का, 15 इंच स्पीकर था, मगर उसकी आवाज़ ही ना निकले ढंग से। तो ये सोचा कि अब हम अपना ही बनाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम मेरे को आता था सारा। तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी सर्किट वर्किट सब जोड़े और देखा कैसे बन सकता है। तो वो सारा मेरी प्लानिंग हो गई और मैंने उसकी कैबिनेट्स बनवाई और उसके बाद उसको असेंबल किया, उसको बेचा। खूब पीस बेचे मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार की, बहुत खुश हैं। सिंगर्स ने खरीदे, प्रोफेशनल काम करने वालों ने खरीदे जो साउंड का काम करते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2-2 हज़ार 2,500 रुपये किराए पे भेज देते थे वो, और हमने बेचा कितने का उनको, मात्र 18,000 रुपये का। 18,000 रुपये की चीज़ को वो पता नहीं 2,500 रुपये के हाँ रेंट पे भी चला रहे थे। हाँ हाँ बिल्कुल।
मतलब लोग ले जाते हैं, कोई कीर्तन के काम में लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है। उसमें 15 इंची का ही लगाते थे? नहीं नहीं नहीं, 12 इंच के। 12 इंच के? हाँ, हमारा मतलब हमारी प्लानिंग और तरीके से है। 15 इंची इतनी छोटी वॉटेज में नहीं लगता होता। तो वो तो प्लास्टिक वाले जो साले जो भी थे प्लास्टिक वाले, जो वो मतलब वो क्या कहूँ, वो पागल बनाने वाला काम था बस। पागल बनाने वाला काम था? सही बात ये है। अपने बिजनेस को कैसे कह सकते कि पागल बनाने वाला काम था? नहीं, बट हम नहीं बनाते ना, जो हम नहीं लोग बना बनाते। रहे हैं प्लास्टिक का, वो भी तो अरे यार, 100 वाट का एक 15 इंच के साथ थोड़ी ना चलेगा। 15 इंच का इतना बड़ा स्पीकर होता है, 12 इंच का इतना होता है जी बिल्कुल। है ना। तो जो जस्टिफाइड है वही लगाना पड़ेगा ना। तो मार्केट में जो किसी ने अगर बड़ा लगा के और बता दिया कि ये 500 वाट का है, निकालता 100 भी नहीं है, तो पागल बनने वाला काम ही है ना। मार्केट में अभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स अभी भी हैं, बिल्कुल हैं, मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। क्या और मैं कभी कभी सेटिस्फाई है कि यस इट्स गुड? नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो तरस आता है उस बेचारे पे जो खरीदने लगता है उसको। मार्केट है, मार्केट में कहते हैं कि एक बार का इंसिडेंस है। मैं गया मार्केट में गया हुआ था। कोई पंडित जी आए हुए बेचारे वहाँ पे। पंडित जी को वो दिखा रहे, इतना बड़ा सा स्पीकर दिखा रहे, उसकी इतनी गंदी आवाज़ निकल रही थी ना। मेरे साथ कोई था तो वो और मैं डिस्कस कर रहे थे। मैं कहा देख बेचारा कटेगा अब ये। तो मतलब पैसे भी ज़्यादा दे दो और वो चीज़ भी ना मिले, और वो एक बार ख़राब हो गई तो फेंकने वाली चीज़ है, वो कभी ठीक होगी नहीं, क्योंकि वो कार्ड जो है वो मिलते ही नहीं है, वो रिपेयरेबल है ही नहीं। वेयर हम जो बनाते हैं ना वो रिपेयरेबल है। आप कहीं भी ले जाओ उसको, कोई सी भी बंदे के पास ले जाओ, वो ठीक करके दे देगा आपको। अब पैनल्स जो अभी डीजेज वाले आजकल घर में जैसे कई बड़ी कंपनियों भी बना रही है, उसमें 4-4 5-5 स्पीकर्स लगा देते हैं, ट्यूटर भी लगा देते हैं। तो ऐसा कोई अगर डिज़ाइन अगर अपने घर पे करवाना चाहता हो आपसे, बिल्कुल, हम हर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टूडियो में साउंड दे सकते हैं, किसी मॉल में साउंड लगनी हो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब कस्टमाइज्ड काम करते हैं हम। किसी को कुछ भी चाहिए हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। घरेलू सेटअप भी बनते हैं, 100 वाट, 50 वाट, 200 वाट, 400 वाट, 500 वाट, 600 वाट, अप टू 7000 वाट। डीजेस के जो स्पीकर्स हैं वो भी हम बनाते हैं। लाइनर एक्टिव बनाते हैं, मॉनिटर्स बनाते हैं। 15 इंच के स्पीकर, 12 इंच के स्पीकर, 15 इंच डबल में स्पीकर, 2000 वाट के स्पीकर, तो वो सब चीज़ अपने पास। बेस 4000 वाट की बेस, तो मतलब ये सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। बट मेड टू ऑर्डर है और कस्टमाइज चीज़ें हैं सारी हमारी। पहले कभी तैयार नहीं रखते ना, मेरे पास जगह है, क्योंकि मेरे गोडाउन जो है मेरे अपने सामान से ही भरे हुए हैं। क्योंकि मैं भी डीजेस का काम करता हूँ और साउंड का काम करता हूँ, तो मेरे पास अपना ही सामान इतना है कि मेरे पास जगह ही नहीं है। और जगह में लेना नहीं चाहता। ठीक है ना? ऑर्डर्स पे ही चलेगा ये। हाँ, इसके लिए आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है इजीली। एक बार बिल्कुल, फिर से बिल्कुल। अपना डिटेल्स फिर से एक बार रिपीट कर दें, क्या सॉरी? कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? हाँ, मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे, या मोबाइल नंबर मैं बता देता हूँ। इट इज़ या 9। फिर नेट से? हाँ, नेट के से भी कर जरिए सकते जो हो आपकी आप। वेबसाइट्स हैं। खुशजीत सिंह के नाम से यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक चैनल भी है। खुशजीत सिंह, KHUSHJIT स्पेस SINGH। तो आज अगर खुशजीत सिंह है तो म्यूजिक से तो आपका ताल्लुक रहा ही है, तो फिर क्यों ना बिल्कुल, एक सुर की भाषा में लोगों को पहचान बताने देते हुए कोई एक नगमा हो जाए। चलो मैं आपको एक दो लाइनें सुनाता हूँ जो मैं अक्सर गाता था कोविड के टाइम में, तो ये आपके सामने। तो पड़ोसी इस गाने को सुनने के बाद खिड़कियां खोल के आ जाते थे? खिड़कियाँ तो खैर हम स्पीकर ही बाहर लगाते थे, खिड़कियाँ बाहर ही खोलने लगा की देते थे। जरूरत ही नहीं पड़ती थी उनको। तो वो सब बालकनी में खड़े होकर सुन रहे होते थे, तालियां बज रही होती थी। तो मैं गाना पेश करता हूँ आपके सामने, दो लाइनें। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। तो ये दो लाइनें थी। और भी कुछ चाहेंगे आप सुनना? बिग बी के नाम भी हो जाए? हाँ, बिग बी के नाम, आप भी उनके नाम भी लो। तो एक ये गाना बहुत इनका मशहूर रहा है, और आज भी ये मतलब हम रिमिक्स वर्जन में अगर डीजेस के ऊपर इसको प्ले करते हैं तो बहुत पब्लिक डांस करती है। वो है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। इसके आगे कोरस में चलता है डॉन 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 डॉन। तो ये ऐसे गाना है। और ये मतलब बहुत लिस्ट में मेरे बहुत सॉन्ग्स हैं, बट सिंस
यहाँ पे देखिए लेकिन गाने के लिए थोड़ा साउंड उस टाइप से चाहिए होता है, तो मैं समझ सकता हूँ। और लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक ऐसे कंपटीशन में जाने की कि जहां पर अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर जी जी कि जी यस मैंने ये किया, अचीवमेंट करी, आज जी करी, मुझे इस बात का गर्व है कि एज इज ओनली द नंबर। पीपल्स जो आपसे कनेक्ट होते हैं इजीली, जी जी या फिर जो नए लोग आपके साथ जुड़े होते हैं, हाँ, सपोज अगर उसमें कोई 28-29 साल का लड़का है या फिर बच्चा है, तो आपके हिसाब से तो कुल मिला के कि भाई उसको सुर का ज्ञान अच्छा है लेकिन बच्चा है और कंपटीशन तगड़ा है, यस। तो ऐसे सिचुएशन में कभी आपका सामना किसी से हुआ हो? मैं बताता हूँ ऐसे में क्या है, जैसे हम ना शोज़ करते हैं, मैं मतलब कमर्शियल शोज़ भी करता हूँ, सिंगिंग के इवेंट्स लेता हूँ और मैं खुद गाता हूँ और मेरे साथ फीमेल सिंगर भी होती हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब गेस्ट की इन्वॉल्वमेंट हम देखते रहते हैं, मतलब उनकी तालियों से, उनकी बॉडी मूवमेंट से, क्योंकि जब भी हम गा रहे होंगे ना, अगर वो लोग इन्जॉय कर रहे होंगे तो उनका कोई ना कोई जो बॉडी जो है ना बताती है, हमारे को सिग्नल देती है, कोई झूम रहा है, कोई टैप कर रहा है टेबल पे, तो वी फील हैप्पी फॉर दैट। तो उसमें हम ऐसा भी अनाउंस करते हैं, कई बार क्या होता है कि उनके बीच में से ही, गेस्ट के बीच में से कोई ना कोई आता है, भाई प्लीज़ कैन आई सिंग अ सॉन्ग, तो हम उनसे पूछते हैं, हाँ आप कंफर्टेबल हो कैरोके पे, अगर गा सकते हो आप तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो ऐसे केसेस में हमारे को कई बारी बहुत अच्छे सिंगर मिले हैं, बहुत अच्छे सिंगर मिले, यस यस। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने जज्बात के नाम से एक ग्रुप अपना शुरू किया है जो म्यूज़िकल इवेंट्स करता है, और वही ब्रांड जो है मेरा ब्रांड है, मेरे बैंड का ब्रांड वही है, जज्बात। इसमें नए टैलेंट्स को आप उजागर मैं- करते हैं या फिर जो कुछ सीनियर्स भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं? मैं आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो इसका लॉन्च हमने 31 ऑफ जून को किया था, और उसमें हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कलाकार दूर दूर से आए थे। मेरे एक ही फ़ोन पे सब लोग आ गए, क्योंकि मैं सबको काम देता रहता हूँ, इसलिए देखिए बात ये एक रिस्पेक्ट की होती है। अगर हमने एक बार फ़ोन किया है, उन्होंने हमारे को हाँ किया है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका, वो इतना रिगार्ड किया उन लोगों ने, सब ने मेरा। कोई दिल्ली जमुना पार से आया, तो कोई दिल्ली से ही दूर से आया, है ना, और बहुत सारे लोग आए। तो अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, चलो वो बात बाद में, बट पहले ये जो ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं, ये ग्रुप एक प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म किसके लिए? सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, सभी के लिए, जूनियर के लिए भी, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 50 का, चाहे 75 का, चाहे 90 का, है ना। जो अपना टैलेंट गाने में उसके पास है तो वो आके दिखा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने दरवाजे सबके लिए ओपन सबके लिए ओपन है, बट द थिंग इज आई कैन टेक ओनली 30 to 35 पीपल मैक्सिमम इन अ बैठक। तो थोड़ी सी ये हो जाता है कि ज़्यादा एंट्रीज आ जाएं तो किसी को मना करना बड़ा बुरा लगता है। तो हमने क्या एक बनाया कि अभी मैंने लेटेस्ट पीछे 26 ऑफ जून, यस 26 ऑफ जून में मैंने किया है एक इवेंट, और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। उसमें मेरे पास एंट्रीज तकरीबन 35 थी, एंड एवरीबडी इन्जॉयड। अब मेरे ग्रुप में क्यों इन्जॉय कोई करेगा, वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़, एक तो मैं खुद सिंगर हूँ, दूसरा मेरी साउंड मेरे पास है, मेरे को सामान किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें भर के भी लगा सकता हूँ, मैं थोड़ा भी लगा सकता हूँ, मैं ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव टू पे टू एनीबडी, ठीक है ना। तो मैं एक अच्छी चीज़ देना चाहूँगा जो भी मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सबको, ये आई एम कमिटेड फॉर दैट। मैंने वो देना ही देना है, उनको अच्छा ही देना है, ताकि उनका सीना और चौड़ा होए गाने के लिए, और उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ट अप हो जाए कि उनको लगे हाँ मैं तो कितना बड़ा सिंगर हूँ। यही फीलिंग जब आएगी किसी में, तो वो प्रयास और ज़्यादा करेगा अच्छा गाने का, उसको तालियां मिलेंगी। तो ये मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। और मैं यहाँ पर एक सवाल Yes. आपसे करना चाहूँगा, जब मोटिवेशनल चीज़ें आप कर रहे हैं तो क्या टेक्निकल, जो पहले के दौर में और आपके दौर पे जो टेक्निकल चीज़ें आप बना रहे हैं,
जो नई चीज़ें डाल रहे हैं उसमें, जैसे अब साउंड इंजीनियर एक होता था हर एक सिस्टम को चलाने के लिए, कि कितना बेस रखना है, कितना हाइट देना है, कहाँ इंसान को पता नहीं होता कि उसको माइक से कितनी दूर रह के बात करना है। सिंगर्स भी कई ऐसे भी मिलते होंगे जो माइक को ऊपर से ही कवर करके गाना गाने की बहुत कोशिश करते हैं। आपने तो जब ट्रेनिंग वाला टाइम आता है और सिस्टमैटिक चीज़ों को आप समझा पाते हैं उनको, तो वो आपका अंदर का इंजीनियर कितना आपके काम आता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जो मैंने 31st को अपना लॉन्च किया था, उसमें मैंने सभी को ये बताया था कि माइक को किस तरीके से पकड़ना है। ये एक टिप मैंने सभी को दी थी कि माइक को हैंडल कैसे करना है, तो सबने सीखा है। तो हर बार मेरी ये कोशिश रहेगी, कोई अगर गलत करता है तो मैं उसको सिखा देता हूँ। एक बार तो सिखाई देता हूँ, बोल देता हूँ, बाकी माने ना माने वो उनकी मन की बात है। तो अब ज़बरदस्ती भी किसी को नहीं किया जा सकता। हम तो अपना ज्ञान बांट सकते हैं जी, और ज्ञान जो बांटें जो लोगों के माइंड में वही चीज़ होती है ना। हाँ। उन्होंने एक सिंगर को देखा जो नाक के पास माइक को ले जाके बिल्कुल ऐसे टेढ़ा करके गाते थे। नहीं तो वो सबके माइंड में वो लगता है कि सिंगर तो हमेशा माइक को ऐसे ऊपर नहीं पकड़ के मैं गाते हैं। बताता हूँ उसका वो उसमें क्या होता है। उसमें जब आप मुंह से अपने कुछ बोल रहे हो, वर्ड्स बोल रहे हो, फिर उसके बाद हमिंग आती है, हमिंग, तो वो मुंह से नहीं निकल रही, आपके यहाँ से निकल रही है, तो माइक अपने आप यहाँ आएगा। फिर यहाँ नहीं रहेगा माइक, यहाँ आएगा। अगर यहाँ रहेगा तो वो आवाज़ कम आ जाएगी, हमिंग की आवाज़ कम हो जाएगी। तो व्हेन यू डू हमिंग, तो आपको बिल्कुल नोस्ट्रिल के नज़दीक लेके जाना है माइक को। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टिप फॉर एवरीवन। अगर किसी ने भी मतलब ये देख रहे हैं पॉडकास्ट को, तो उसके लिए ये भी एक टिप है, जब आप मुंह से बोल रहे हो तो कीप लाइक दिस। ऐसे रखने का क्या फ़ायदा है कि जो आप हवा निकालते हो मुंह से, जैसे भ में जो भ करके एकदम से हवा निकलती है, वो हवा आपके माइक को बिना डिस्टर्ब करे हवा इधर जाएगी, वोकल इसमें जाएगा। अगर आप यहाँ रखोगे तो भ उसमें एकदम से स्पीकर में भड़क होगी। तो बाकी डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ माइक के ऊपर भी, और इस तरीके की फोम्स के ऊपर भी। अगर फोम लगी ऊपर तो वो भभक नहीं जाती। तो ये टिप्स होती हैं छोटी छोटी। और माइक को कभी भी हमें ग्रिल से नहीं पकड़ना है। नेवर टू होल्ड अ माइक फ्रॉम ग्रिल। माइक को हमेशा थोड़ा ग्रिल से नीचे पकड़े, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, उसमें वोकल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। अच्छा, अब हम चल रहे थे कि जैसे हमने 26 को किया है तो हमें बहुत आनंद आया, और पब्लिक की फीडबैक भी बहुत ही अच्छी थी कि उन्हें भी बहुत आनंद आया। तो अब हम नेक्स्ट शो एक और करने जा रहे हैं, जो एक आर्टेमिस में है, और 2 अगस्त को है। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का टाइम है। बट आपको पता है कि डिले तो हमेशा हो ही जाता है, लेकिन उसके तो लिए रजिस्ट्रेशन अभी भी हो एक रही है? आध घंटा नहीं, वो फुलफिल हो चुका है क्राइटेरिया। हाँ, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शो में आने के लिए सब लोग तैयार हैं। तुरंत स्लॉट भर जाता है, तुरंत भर जाता है स्लॉट। क्यों? इसीलिए स्लॉट बढ़ जाता है ना कि भाई आपको अच्छा मिल रहा है सब कुछ, यू आर गेटिंग ऑल गुड थिंग्स, और पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल रही हैं। एक बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है इवेंट्स का। अब आप लगा लीजिए 28 साल का एक्सपीरियंस हो गया हमारा, 28 years of experience in sound, in DJ, in managing the events. तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। और एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एक पीछे DMS आरोही की तरफ से वॉइस ऑफ दिल्ली NCR सीज़न 4 में पार्टिसिपेट किया था। ये रिसेंटली अभी जो ये रिसेंटली है, ये मेरी ट्रॉफी, ये मेरी लेटेस्ट अचीवमेंट है। ये उसकी ये ट्रॉफ़ी है हमारी DMS आरोही, और आई वॉज द सेकेंड रनर अप इन दैट। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। और इसमें 3 राउंड्स थे जो फाइनल होने से पहले थे। एक ऑडिशन राउंड, एक क्वार्टर फाइनल राउंड, और एक सेमीफाइनल राउंड। उसके बाद अपना फाइनल राउंड था, ग्रैंड फिनाले, और वो हुआ था हमारा प्यारे लाल भवन में, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, न्यू दिल्ली में। 4 जुलाई को था, 4 जुलाई को था। और इसमें मतलब सुपर सीनियर कैटेगरी में मैं सेलेक्टेड था, और
मैंने गाया, उसमें सॉन्ग गाया मैंने, दीवाने का नाम तो पूछो। तो मैं चाहूंगा इसकी चंद लाइनें अब हो ही जाए, क्योंकि अभी तो 4 तारीख को ज्यादा देर हुई नहीं है, और देखिए, आपके दिमाग में वो गाना, वो मोमेंट्स व्हेन यू विन दिस ब्यूटीफुल बिल्कुल ट्रॉफी, तो बिल्कुल वो बिल्कुल, गाना तो बनता ही बनता है। उसकी भी 2 ही लाइनें सुनाऊंगा। नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा हाँ, बढ़ा के हैं। तो एक्चुअली वो चाहिए होता ना, म्यूज़िक भी चाहिए होता साथ में, तो ही भरावट सी महसूस होती है। तो चलो, मैं आपकी बात मैं रखता हूँ। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, ये वाला। वो कुछ ऐसे है। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अज चाहे फिर न मिलना, दीवाने का। ऐसे है गाना वो। मेरे ख्याल से बस इतना ही गाया जाएगा क्योंकि ट्रैक के बिना और इफ़ेक्ट्स के बिना बड़ा मुश्किल लगता है। नहीं ऐसा तो नहीं है, देखिए जो कहते हैं कि दोबारा फिर कभी हम ऐसा सिस्टम जनरेट करेंगे और आपके यहाँ पे हम ऐसा प्रोग्राम कर देंगे। और बताइए। क्या बात है। मैं ठीक है जी। चाहूंगा कि एक और कोई मुखड़ा, क्योंकि एक अधूरा सा लगता है, दो एक जी, साथ अगर हो जाए तो मजा आ जाए। और मेरे ख्याल से ये लीजिए। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, हाँ, ये भी हो सकता है, आपका बिल्कुल। फेवरेट। जी जी। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। थैंक यू। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो तो जी आप ये, सभी को बहुत सॉलिड लग रहा होगा, और सर के पास इतना सारा जिंदगी का जो अनुभव है, उसको जब बयां करने पे आते हैं, तो शायद जिंदगी के उस पड़ाव पे कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि काश ऐसे गुरु हमारे पास भी हो। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक खास बात और आपके लिए बोलना चाहूँगा जी कि आप जितने लोगों को मिले और उनकी जो कनेक्टिविटी आपके साथ है, जी। उसको बरकरार रखने के लिए एक ऐसी टिप दीजिए जो हमारे दर्शकों को बहुत भविष्य में उनका और भविष्य उज्जवल कर सके। ठीक। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, म्यूज़िक में सब कुछ आपको मिलता है, फीलिंग मिलती है, और जो इसको गाता है उसके लिए थेरेपी भी होती है, ये म्यूज़िक थेरेपी। हम ऐसे नहीं माइक पकड़ के 2-2 घंटे तक गा पाते, जब तक हमारे पास फीलिंग नहीं होगी, और वो हमें स्ट्रेस फ्री करती है। जब हम म्यूज़िक गाने गाते हैं तो हम भूल जाते हैं सब कुछ। तो मैं ये चाहूँगा, सभी से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि भाई म्यूज़िक को आप प्लीज़ म्यूज़िक की तरह लीजिए, डोंट टेक इट पर्सनली, उसको किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स का शिकार मत बनाइए। मैं यही गुजारिश मेरी रहेगी। प्यार से रहिए, सब जुड़े रहिए, आपस में जितना जुड़ोगे उतना प्यार बढ़ेगा। म्यूज़िक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेंटी गाना, जो सेंटी करके रुला देते हैं वो गाने, और हाँ, या फिर एक जैसे आपने डीजे सेशन में चलते हैं तो शराबियों के सारे गाने लग जाते, वही मैं शराबी ये मैं शराबी, ये मतलब जिसके माइंड में जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं गाना जिंदगी से मिलता है। मैं बताऊं, ये सब फीलिंग्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। हर मूवी में जो स्टोरी लाइन होती है उस स्टोरी लाइन के हिसाब से होता है। तो ये गाने मतलब हर तरीके के रहते हैं, मतलब बहुत फीलिंग वाले भी होते हैं। अब गज़ल्स हैं, गज़ल्स मतलब वाली होती हैं। जैसा कि आपने अभी बोला सेंटी गाने की, जैसे आपने बात करी, तो एक गाना मेरे जहन में आ रहा है जो मैं अभी आपको 2 लाइनें उसकी सुनाता हूँ। वो बहुत ही मतलब सबों का फेवरेट होगा वो गाना, ये तो पक्का मेरे को पता है। तो उसके बोल कुछ ऐसे हैं, और सुखविंदर जी ने गाया हुआ है वैसे। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मेरे मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ऊँ टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ऊँ टुट गई सोहणीए,
जिवें टुटिया अंबर तो तारा। क्या बात है, क्या बात है। सो ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम जो था उसमें कहीं ना कहीं मुझे इस गाने से सर सच बताइएगा, ये जो गाना है दिल को तो छूता है, नो डाउट। और सुखिंदर जी की जो आवाज़ में ये गाना जब आया था तो मार्केट में कई दिलजले जो है हिल गए थे। और दिलजले से याद आया अजय देवगन का नाम, क्योंकि दिलजले के कुछ गाने भी बहुत काफ़ी फेमस हुए थे। तो कुछ 90s से हटके अगर आप आगे बढ़े तो कोई ऐसा नगमा जो आपके दिल को छूता हो। हमारे दिल को तो सभी छूते हैं जी, जौन सा हमें गाना आता है हम सब छूते हैं। मतलब आप उसकी लाइनें अगर सुनोगे, पुराने गानों के जो मतलब आप सुनोगे, सब दिल को छूने वाले हैं। एक कुछ अगर छेड़ दूँ तार तो फिर चले कुछ समय के उस पार। तो समय की एक गाने मुझे याद आ रहा है, समय पिक्चर का, जो हर फंक्शन में यूज़ होता है इजीली, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे वो वेडिंग शो हो या कोई भी इवेंट हो। आखिरी में हम जाते जाते हर इवेंट में वो गाना ज़रूर सुनते हैं। तो वो गाना भी वो बता गाना दीजिए। जिसमें रुमाल होते हैं। आप अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऐसा गाना है जिसमें दोनों हाथ में रुमाल होते हैं और समय से उसका कुछ मिलता जुलता असर है, पिक्चर के नाम से भी। इतना तो बता दिया है। गाना आप टाइप कर सकते हैं अपने कमेंट्स में। तब तक चलिए आपने कमेंट्स कीजिए, तब तक हम उस गाने को सुनते हैं सर की आवाज़ में। ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। यही था। बिल्कुल यही यही वाला गाना था। तो आप सबके साथ यहाँ पे बहुत ही इंजॉय किया और आपने भी इस ब्रॉडकास्ट में बहुत मज़ा किया होगा। तो एवरीवन बी रेडी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपके साथ फिर से एक बार एक सेशन करने का दिल कर गया है, क्योंकि अब कुछ और भी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स जीतने के बाद जब यहाँ ट्रॉफी की संख्या बढ़ेगी तो आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। डायवेक्स की पूरी टीम के साथ मैं अब यहाँ से लेता हूँ विदा, लेकिन कुछ बातें हैं जो और भी होंगी, कब होंगी, कहाँ होगी, उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। एक मिनट, एक बात रह गई है बताने वाली। वो ये है कि आप अगर मेरे को सुनना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जुड़ सकते हैं। एवरी थर्सडे 9:30 PM ऑनवर्ड्स मैं फेसबुक पे लाइव आता हूँ और खुशजीत सिंह के नाम से फेसबुक मेरा पेज है। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। 2 घंटे तक मैं लाइव सेशन वो करता हूँ। तो देख लीजिए खुशजीत सिंह का फेसबुक, जहां पर वो लाइव आते हैं एवरी थर्सडे। कितने टाइम पे? रात के ठीक 8 बजे, 9:30 आते हैं जी, बिल्कुल। तो 9:30 बजे इनका लाइव सेशन देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ओल्डी गोल्डी आपको सुनने को मिलेंगे। तब तक पूरी डायवेक्स की टीम के साथ लेता हूं मैं आपसे विदा। अगले टाइम पे फिर से एक और नई पर्सनालिटी के साथ आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। हाँ।